इस क्लास के अंदर बीएसएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। जो पीछे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है उन सभी जीके जीएस के प्रश्न को इस क्लास में पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है किस टाइप का और आने वाले जो एग्ज़ाम में है उसके लिए ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने में हमसे जो सहयोग हो पाएगा ज़रूर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। छपा था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। किससे संबंध है? गेहूं उत्पादन। अगर सपोज दैट आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन में गेहूं नहीं रहे तब इस कंडीशन में वहाँ पर रहेगा खाद्यान्न उत्पादन। क्या रहेगा? खाद्यान्न उत्पादन। इसको हम लोग आंसर कर देंगे। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। अगर गेहूं नहीं रहे तो उसके जगह क्या रहेगा? खाद्यान्न। अगर खाद्यान्न भी नहीं रहेगा तो आपको देखने के लिए ऑप्शन में मिलेगा चावल, है ना। आंसर कर दीजिएगा। अगर हरित क्रांति की बात करें मेरे भाई, बताइए हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में विश्व स्तर पर किसने किया था? विश्व स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो नॉर्मन बोरलॉग ने। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा एक बात बताइए, अगर भारत में बात करें हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के आसपास में किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? मुख्य रूप से गेहूं से है। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लोग खाद्यान्न करिएगा, मोटा अनाज कीजिएगा। अगर वो भी नहीं रहे तो आप लोगों को चावल उत्पादन करना है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पे कब हुआ? 1960 में। किसके द्वारा किया गया विश्व स्तर पे? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 1967-68 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में कोयले का पहला कारखाना। तो ध्यान रखिएगा भारत में कोयले का पहला कारखाना 1814 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? रानीगंज में। रानीगंज। और ये रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयले का पहला कारखाना कब? 1814 ईस्वी में। कहाँ पर? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। वैसे अगर बोला जाए भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? सर्वाधिक कोयला, ये ध्यान रखिएगा भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पर मिलता है? झरिया में। और ये झरिया कहाँ पर है मेरे भाई बताइए? झरिया है झारखंड के अंदर। झरिया कहाँ पर है? झारखंड। झरिया में सर्वाधिक कोयला मिलता है। लेकिन भारत में कोयला का पहला कारखाना जो खोला गया था 1814 में, कहाँ पर? रानीगंज में। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक कोयला कहाँ पर मिलता है? झरिया में। झरिया कहाँ है? झरिया कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। कोयला नगरी के नाम से किसे जानते हैं? इसको भी ध्यान रखिएगा, कोयला नगरी। अगर आप लोगों को कोयला नगरी बोले या कोयला की राजधानी, कोयला शहरों की राजधानी बोले तो आंसर क्या करेंगे? धनबाद। कहाँ है? धनबाद। और ये धनबाद भी कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो 2-3 क्वेश्चन पढ़ा दिए आपको। अगर कोयला की बात करें, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कौन कौन? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट कोयला होता है, जिसमें से कि एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला माना जाता है और पीट कोयला जो है सबसे निम्न प्रकार का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आया था मेरे भाई, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा सुएज नहर जो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। सुएज नहर ध्यान रखिएगा किस देश में है? मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में है सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखो मेरे भाई क्वेश्चन जो आया हुआ था ओपेक। ओपेक क्या है? यही प्रश्न पूछा गया था। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का एक संगठन क्या है? ओपेक। और इसकी स्थापना की बात करें 1960 में स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ? 1960 में। और ये काम करना शुरू किया 1961 से। स्थापना वैसे 1960 में हुआ
लेकिन ये काम करना कब से शुरू किया? 1961 से। स्थापना जो हुआ था इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। स्थापना कहाँ पर हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना में। वियना कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर इसके देश सदस्य की बात करें तो 13 देश सदस्य। कितने देश सदस्य हैं? 13 देश सदस्य हैं। कतर इससे 2018 में बाहर हुआ है, ध्यान रखिएगा। कतर देश जो है 2018 में इससे इस संस्था से क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो ध्यान रखिएगा। ओपेक क्या है? ओपेक एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। इराक की राजधानी बगदाद में हुआ। वर्तमान समय में इनके 13 देश सदस्य हैं और इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन छपा था एग्जाम में कि हिरोशिमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा प्रसिद्ध जो है, इसी हिरोशिमा शहर पे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहली बार अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? इसी हिरोशिमा पर गिराया था। और ये हिरोशिमा किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रख, किस देश के अंदर है? तो जापान के अंदर। इसी के तुरंत 3 दिन बाद, यानी कितने तारीख को? 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। और इस परमाणु बम का क्या नाम था? फेटमैन। ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और ये परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और इसी के 3 दिन बाद जो परमाणु बम गिराया अमेरिका के नागासाकी शहर पे, इसका क्या नाम था? फेटमैन। ध्यान रखिएगा, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग कहाँ पर? हिरोशिमा में। उसके बाद दूसरी बार कहाँ पर? नागासाकी में। और इसी नागासाकी पर दूसरी बार जब परमाणु बम गिराया गया, इसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी हो गई। जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया और जापान ने जैसे ही आत्मसमर्पण किया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ये दोनों परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, पहला शहर हिरोशिमा, इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को, और नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ये दोनों शहर किस देश के अंदर है? जापान के। मेरे भाई आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि ये जापान की राजधानी कहाँ पर है। जापान की राजधानी कहाँ पर है, इसका आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे भाई, लोथल से संबंधित क्वेश्चन था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है लोथल। और लोथल की बात करें तो लोथल का जो खोज हुआ SR राव के द्वारा खोज किया गया 1957 में। लोथल का खोज किसके द्वारा? SR राव के द्वारा 1957 ईस्वी में। और लोथल वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। लोथल भारत के वर्तमान समय के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और ये उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। और लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात में। और लोथल की बात करें किस नदी के किनारे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर नदी की बात करें तो नदी भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है ध्यान रखिएगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसीलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी माना जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं? लोथल को। क्यों कहते हैं इसको व्यापारिक राजधानी? क्योंकि यहीं पर बंदरगाह होता था। जितना भी सामान आता या जाता था, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट होता था, वो कहाँ पर से होता था? लोथल के अंदर। इसलिए लोथल को क्या कहा जाता है? व्यापारिक राजधानी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं? तो लोथल को। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो था, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, व्यापारिक राजधानी, वो कौन था? लोथल। और हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं? इसको, लोथल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया था पुराणों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या बताइए आप लोग। 18। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या बात करें 108,
वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, महाकाव्य की संख्या 2 और एक याद रख लीजिए संस्कार। संस्कार कितने होते हैं मेरे भाई? 16 संस्कार होते हैं। इससे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग की संख्या 6 है, महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य 2 कौन कौन है? एक तो महाभारत है, दूसरा रामायण। और हम लोग बात कर लें पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। उसके बाद है रामायण। और संस्कार की संख्या कितना है? 16 है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशवनाथ ने जैन धर्म के लिए कितने महाव्रत दिए। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के लिए पाशवनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन दिए थे? अस्तय दिया था, सत्य दिया था, अस्तय दिया था, अपरिग्रह दिया था और अहिंसा दिया था। सत्य तो सब कोई समझता है सत्य क्या है। और दूसरा है अस्तय। अस्तय मतलब होता है चोरी न करना। और नेक्स्ट है अपरिग्रह, मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा धन को जमा करके नहीं रखना, है ना, अपरिग्रह। मतलब कि तीसरा है अहिंसा। और अहिंसा मतलब क्या हुआ? कि कोई भी काम करे अहिंसा, हिंसा के रूप में नहीं करे, है ना, अहिंसा के रास्ते पर चले। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो अहिंसा है यही महात्मा गांधी ने अपनाया है यहीं से, जैन धर्म के। हाँ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के द्वारा ये जो 4 महाव्रत दिया है उसमें एक महाव्रत क्या था? अहिंसा। और यही अहिंसा किसने अपनाया था? महात्मा गांधी ने। और इसी में एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म के लिए 5वां महाव्रत जोड़ा था। पांचवा महाव्रत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य क्या जोड़ा मेरे भाई? ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? कुल 5 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत दिया गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशवनाथ के द्वारा, और 5वां महाव्रत किसके द्वारा दिया गया? जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। क्या जोड़ा गया महावीर स्वामी के लिए? महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, है ना। अगर हम लोग बात कर लें जैन धर्म का, तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है मेरे भाई? संस्थापक तो है ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा। और तीर्थंकर, ये भी कई बार पूछा गया है, तीर्थंकर ये शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले हुए ऋषभदेव और सबसे अंतिम में जो हुए 24वें वो है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किस मुगल बादशाह ने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किस मुगल बादशाह ने बनाया? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने। किसने बनाया था मेरे भाई? अकबर। जब अकबर ने गुजरात विजय किया था, गुजरात पर विजय हासिल किया था, इसी उपलक्ष्य में अपनी राजधानी आगरा से बदल के कहाँ ले गया था? फतेहपुर सीकरी। और इसी फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण। बुलंद दरवाजे का निर्माण, ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और इसी फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। वर्तमान समय की बात करें, ये जो फतेहपुर सीकरी है भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है मेरे भाई? यूपी में है। अब आप लोग एक प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने कब बनाया?
फटाफट ये देखिए बॉक्स है, इस बॉक्स में आंसर छापिएगा। फतेहपुर सीकरी को सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी कब बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।